Good morning class. Today we are here to discuss about the mechanism of breathing. In last video we discussed about the respiratory organs. ठीक है, this topic comes under the breathing and ठीक है breathing and exchange of gases. हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11 से, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो तो हमारे उसके बारे में कि भाई हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं. ठीक है, अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास डिफरेंट टाइप के और आपके क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जिनमें क्या है कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स आपने देखे होंगे कि भाई वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, कुछ में सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू ही हो जाता है, कुछ में गिल्स प्रेजेंट होते हैं एयर एक्सचेंज के लिए, और कुछ में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे क्या थे कि भाई जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. हमारे अंदर क्योंकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर है. ठीक है, जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में कि जो क्या थे हमारे लंग्स थे. ठीक है, अब इसमें देखिए कि भाई हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके का फॉर्म होता है, किस तरीके से स्टार्ट करता है. कि रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या है, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स हैं हमारे पास. ठीक है, नेज़ल चैम्बर है, उसके बाद फिर हमारे पास लैरिंग्स है, उसके बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है हमारे ब्रोंकीज़ में, ब्रोंकीज़ फिर फर्दर डिवाइड हो जाती हैं ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स के एंड पे फिर प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको क्या कहते हैं हम, एल्वोलाई. ठीक है, वो एल्वोलाई क्या करते हैं, एल्वोलाई एक्चुअली द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज. वही हैं जो आपकी पूरी बॉडी या ब्लड में जो ऑक्सीजन या CO2 का इनटेक और आउटटेक करेंगे वो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, एल्वोलाई पे होती हैं. ठीक है, तो एल्वोलाई को हम कह सकते हैं कि दीज आर द मेन एक्सचेंजरी साइट इन रेस्पिरेशन. ठीक है, अच्छा अब यहाँ हम बात करते हैं कि भाई ये जो सारी हैं ये सारे के सारे चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लंग्स में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये कल जो हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसका थोड़ा सा रिकैप है. ठीक है, उसमें क्या है कि फिर एयर जो एंटर करती है वो हमारे नेज़ल जो नॉस्ट्रल्स हैं उनसे एंटर करके नेज़ल चैम्बर में पहुंचती है, नेज़ल चैम्बर से फिर वो ट्रैकिया के अंदर जाती है, ट्रैकिया से फिर आपके ब्रोंकीज़ में जाएगी, ब्रोंकीज़ से ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल से एल्वोलाई में जाएगी. ठीक है, एक वहाँ हमने कल बात पढ़ी थी आपके इसके बारे में कि भाई जो आपका ट्रैकिया है उसके ऊपर में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक तरीके से कवर कह सकते हैं. ठीक है, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं. अब वहाँ एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है कि एपिग्लोटिस का बेसिकली जो फंक्शन है वो है आपका टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स इनटू विंड पाइप. ठीक है, आपके विंड पाइप में कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर ना कर सके, वो आपके लिए क्या होगा, एपिग्लोटिस होगा. उसी के नीचे हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं. ठीक है, जहाँ से हमारी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं और फिर वो प्रोड्यूस होती हैं. फिर हमने नेक्स्ट में थोड़ा सा ये भी जाना था कि भाई जो हमारा ट्रैकिया होता है उसमें सी शेप रिंग प्रेजेंट होती हैं पूरे ट्रैकिया में. यहाँ तक हम देखें तो वो सी शेप रिंग किसकी बनी होती हैं, वो कार्टिलेज की बनी होती हैं, और उनका फंक्शन होता है कि जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हो तो हमारा जो ट्रैकियल वॉल है वो आपस में कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद हमारा लंग्स आता है. लंग्स में क्या है कि भाई लंग्स में आपके एल्वोलाइज भी रखे होते हैं. ठीक है, आपकी ब्रोंकियोल्स भी होती हैं. उसके अब देखिए कि हमारा जो लंग्स है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन. अब उस प्लूरल मेम्ब्रेन में अंदर एक फ्लूइड भी भरा होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड. अब वो प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि वो फ्रिक्शन को कम कर देता है दोनों लेयर्स के बीच में. जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे लंग्स का एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होता है. अब एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होगा तो दोनों वॉल्स जो हैं उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए उनका क्या है कि वहाँ आपके फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारी जो
लंग्स हैं उनके नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हमने कब उस दिन में बताया था कि डायफ्राम हम उसको कहते हैं। ठीक है, डायफ्राम बेसिकली क्या है कि सपोर्ट करता है आपके लंग्स को, और दूसरा जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है तो ये एक्सपेंशन और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, जिसकी वजह से आपकी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता भी है और नॉर्मल भी आता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे के रेस्पिरेटरी जो सिस्टम था उसके बारे में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो अपना टॉपिक है, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म हमारी किस तरीके से होती है कि अगर आप देखें यहाँ इस वाले डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो ये डायग्राम इंस्पिरेशन शो कर रहा है कि आपका इंस्पिरेशन कैसे होता है, और अगर ये वाला डायग्राम देखें तो ये एक्सपिरेशन शो कर रहा है। इंस्पिरेशन होता है कि एयर का इनटेक करना, और एक्सपिरेशन होता है एयर को एक्सपेल आउट करना। ठीक है, अब इंस्पिरेशन में हम देखें कि एयर एंटर्स इनटू लंग्स में एयर एंटर करती है। हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो इसकी हमारी जो थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो इस तरीके से फैलता है। ठीक है, फैल गया, फैलने पे हमारा क्या होगा कि यहाँ का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इसके अंदर क्या आती है, हमारी एयर आती है। ठीक है, और जो हमारी ये रिब्स और स्टेनम है इनका भी जो क्या होगा, अगर हम देखें तो रिब्स भी हमारी कहाँ आ जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेम इसके अपोजिट में क्या होता है कि एक्सपीरेशन है आपका। एक्सपीरेशन में क्या है कि जब हम रिलीज़ करते हैं तो जो डायफ्राम है वो हमारा रिलैक्स होता है और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, डोम शेप जो पोजीशन है। ठीक है, हमारा जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाएगा, तो एयर बाहर निकलेगी और रिब्स भी जो हैं वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें होती कैसे कि ये डायग्राम अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ढंग से देखें तो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एयर को इनटेक करना यानी एक्सपेंडिंग आउट, और एयर को छोड़ना यानी रिलैक्स होना, वो सारी चीज़ें हमारे ये लंग्स के अंदर होती हैं। अगर हम बात करें तो जो है कि आपका जो मूवमेंट जो एयर का होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है प्रेशर पे। एयर का जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड है, हमारे प्रेशर पे। अब वो प्रेशर किस किस के बीच में है, वो प्रेशर है बिटवीन लंग्स, प्रेशर बिटवीन, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर दूं, प्रेशर जो है कि वो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में है। किसके बीच में है, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसी पे आपकी एयर इनटेक और एयर आउटेक होती है। ठीक है, अगर देखो इंस्पिरेशन कब होता है, इंस्पिरेशन तब होगा कि जब आपका जो लंग्स का प्रेशर है, यानी मैं थोड़ा और साफ कर दूं ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। ठीक है, जब हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन कब होगा कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो आपका कम हो, किससे, एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा हो और लंग्स में प्रेशर क्या हो, कम हो। तो जो एयर की, अब वही आपने पढ़ी होगी, देखो डिफ्यूज़न सिंपल सी वही बात है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करना है। ठीक है, अब हाई कंसंट्रेशन टू लो मूव, क्योंकि एटमॉस्फेयर में देखें तो एयर की जो आपकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, जबकि लंग्स में क्या होगी, कम है। तो एयर का मूवमेंट कहाँ होगा, एटमॉस्फेयर टू लंग्स होगा, और वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, इंस्पिरेशन। कि इंस्पिरेशन कब होता है कि जब बाहर का प्रेशर, एयर का प्रेशर ज़्यादा हो और लंग्स में जो प्रेशर है एयर का वो कम होता है, तो तब हमारी जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, इंस्पिरेशन। और सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में इसका उल्टा हो जाएगा कि एक्सपिरेशन में क्या है कि आपका जो लंग्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, किससे, एटमॉस्फेयर से। तो एयर का जो आउटटेक होगा वो कहाँ होगा, लंग्स टू एटमॉस्फेयर। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, एक्सपीरेशन। तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके प्रेशर ग्रेडियंट पे, कि एटमॉस्फेयर का क्या प्रेशर है और हमारे लंग्स का क्या प्रेशर है। अगर प्रेशर लंग्स में कम है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो इंस्पिरेशन होगा, और लंग्स के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो एक्सपीरेशन होगा।
ठीक है, क्लियर ये बात। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं कि जो डायफ्राम और हमारी रिब्स की जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली कंट्रोल की जाती है इंटरकोस्टल मसल्स, कि इन रिब्स में और डायफ्राम से इस तरीके से आपकी जो मसल्स लगी रहती हैं इन पे, वही इनको रिलैक्स कराती हैं और एक्सपेंड आउट वगैरह वो सारी चीज़ें करती हैं। उन मसल्स को कहते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स, जो एक्सपेंडेशन और रिलैक्सेशन की सारी प्रोसेस को करा रही है। उन मसल्स को क्या कहेंगे हम? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो जो ये कुछ एक्सटर्नल होती हैं और कुछ इंटरनल। जो एक्सटर्नल होंगी वो आपके जो रिब्स और स्टेनम होती है, ये वाली जो रिब्स है, ठीक है, ये वाली जो बोन होती है। जो बात कर रहे थे वो क्या थी कि भाई हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि रिब्स का और थोरेसिक कैविटी जो है हमारी, उसके वॉल्यूम को क्या कर देती है? इंक्रीज़ करती है। जैसे ही हम एक्सपेंड आउट करते हैं तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या है कि वॉल्यूम आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो एयर का क्या होगा? इनटेक होगा, ठीक है। अब जब रिलैक्सेशन होगी, कि यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन की, तो रिब्स की जो हमारी हैं और जो आपकी ये आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल आने लगेंगी। अब जब नॉर्मल आने लगेंगी तो बाहर जो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा, कि भाई जब ये कैविटी घटेगी तो इसके अंदर जो एयर है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो इस पर प्रेशर बढ़ गया, और बाहर का प्रेशर क्या होता है? कम। तो यहाँ से जो एयर है वो क्या होगी? बाहर एक्सपेल आउट होगी। वो क्या होती है आपकी? एक्सपीरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन जो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं वो आपके हैं मेनली प्रेशर ग्रेडियंट पे। ये बात याद रखना कि अगर बाहर प्रेशर कम है और अंदर ज़्यादा है तो एक्सपीरेशन होगा, इंस्पिरेशन होगा, और अंदर अगर ज़्यादा है और बाहर कम है तो एक्सपीरेशन होगा, ठीक है। अच्छा, आगे जो हम एक और बात करें कि भाई ह्यूमन जो है वो अपने इन सारी चीज़ों इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन है, इसको कंट्रोल भी कर सकता है और इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर सकता है, कि बाय द हेल्प ऑफ जो लोअर एब्डोमेन में हमारी मसल्स होती हैं उनकी हेल्प से इसके इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता है। कि कई लोग देखोगे ना आपने जो ज़्यादा टाइम तक अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रख सकते हैं, तो वो क्या है? प्रैक्टिस करते हैं अपनी, और जो नीचे लोअर एब्डोमेन मसल्स हैं उनकी हेल्प से वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बात थी ये आप लोगों को क्लियर हुई कि इंस्पिरेशन कब होना और एक्सपीरेशन कब होना है। एक और बात की जो एवरेज ह्यूमन है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीद इन करता है। यानी जो उसका रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है आपका? ह्यूमन का जो ब्रीदिंग रेट है या रेस्पिरेटरी रेट कह सकते हो आप, 12 to 16 टाइम्स है पर मिनट में, ठीक है। अब ये जो है आप लोगों के, ये तो की थी आपकी किसके बारे में बात, कि भाई इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की जो मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड है। तो बेसिकली इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की जो मैकेनिज्म है वो प्योरली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। कि अगर प्रेशर बाहर ज़्यादा और अंदर कम, इंस्पिरेशन, अगर प्रेशर अंदर ज़्यादा बाहर कम तो एक्सपीरेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों, और इसमें जो हेल्पफुल हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक आपका डायफ्राम, जो नीचे डोम शेप है डायफ्राम है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही इसकी कैविटी को डिक्रीज और इंक्रीज करती है लंग्स के, ठीक है। आपकी इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स और स्टेनम, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं आपकी किसमें? कि आपके जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन है या ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है वो हमारी ये है, ठीक है। अब जो हम प्रेशर वगैरह लिखते हैं वो एयर का इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई PO2 PCO2, बाहर कितना है अंदर कितना, P4 प्रेशर, ये ज़्यादातर ये सारी चीज़ें आती हैं आप लोगों की, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये आज का जो हमारा वीडियो है, ये जो लेक्चर है कि जो मैकेनिज्म है आप लोगों की ब्रीदिंग की, वो आपको इजी वे में आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपकी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार हमारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा टॉपिक, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।